ओबीसी रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, ये वो सवाल हैं जो पिछले 100 सालों से घूम रहे हैं। इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। अभी फिर से ये मुद्दा चमका हुआ है। राजनीति हो रही है, तरह तरह के लोग इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है कि किसको कितना मिले और कैसे मिले। इस सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं मिल पाया है, इसके लिए जरा इतिहास में झांकते हैं। पहली बार ओबीसी का नाम कब आया और कैसे आया? क्योंकि इस देश में वर्ण व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 4 चीजें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो फिर ये ओबीसी हैं कौन और आए कहां से? अब अगर ये सब आपको जानना है तो वहां जाना पड़ेगा जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये कहानी शुरू होती है आजादी से भी काफी पहले, जब 1918 में मैसूर के महाराजा बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन देना चाहते थे। तब यूएस के एक रिसर्चर ने उन्हें एक लिस्ट दी जिसे पहली बार बैकवर्ड कास्ट कहा गया। लेकिन उस रिसर्चर ने ब्राह्मण कास्ट को छोड़कर सारी की सारी जो जातियां थी उनको बैकवर्ड बता दिया। अब इसके बाद जब पहली बार बैकवर्ड कास्ट के लिए एक डेफिनेशन तय की गई तो साल आ चुका था 1928, जब हार्टोग कमेटी ने एजुकेशनली यानी कि कम पढ़े लिखे लोगों को एक अलग कास्ट या एक अलग ग्रुप में रखने की कोशिश की और उनको नाम दिया गया बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास। अब क्योंकि 1928 में हार्टोग कमेटी ने कम पढ़े लिखे लोगों को अलग क्लास में रखा था, इसी वजह से हमारे यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो गई। देखिए, हमारे यहाँ पर जो कास्ट का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हार्टोग कमेटी ने इस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया। इससे हुआ ये कि जो लोग खुद को ऊंची जात का मानते थे उनमें से कई लोग बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में आ गए, जो कि उनको मंजूर नहीं था। अब इसी वजह से अपर कास्ट के लोगों ने देश भर में अपने संगठन बनाने शुरू किए और इस डिबेट में शामिल हो गए कि बैकवर्ड क्लास आखिर है क्या। ऐसे में 3 साल बाद 1931 का सेंसस हुआ। इस सेंसस में बैकवर्ड क्लास को और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की गई। सेंसस में दलित और आदिवासी 2 अलग अलग कैटेगरी निकाली गई। इसके साथ ही एक तीसरी कैटेगरी निकाली गई जिसे हिंदू बैकवर्ड कम्युनिटी कहा गया। सेंसस ने बताया कि देश में करीब 43.7% हिंदू बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन ये डिवीजन यही नहीं रुका। सेंसस ने एक और डेटा दिया। उसने बताया कि 8.4% ऐसे बैकवर्ड लोग हैं जो कि हिंदू कैटेगरी में या हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते। अब अगर सिंपल मैथ्स लगाएं तो पता चलेगा कि जो 1931 का सेंसस था उसने इंडिया की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को बैकवर्ड माना था। इस डेटा से कई लोगों को दिक्कत थी। कहा गया कि सेंसस में प्रॉपर सर्वे नहीं किया गया। आगे चलकर जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी बैकवर्ड कास्ट पर बहुत बहस हुई, लेकिन उस टाइम पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। 1953 में बैकवर्ड कास्ट को आर्टिकल 340 में जोड़ा गया। इसी साल एक बैकवर्ड कमीशन भी बनाया गया जिसका काम था कि बैकवर्ड कास्ट के बारे में पता लगाया जाए। इस कमेटी के चीफ थे काका कलेलकर, लेकिन उन्होंने मूल रूप से वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम के हिसाब से लिस्ट बना दी। केवल एक ही क्राइटेरिया को माना और वो था लैक ऑफ जनरल एजुकेशनल एडवांसमेंट, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई में पिछड़ी कास्ट थी उनको गिना गया। तुरंत इसका विरोध हुआ और यह भी कहा गया कि ये 1949 में एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप के लिए जो लिस्ट बनाई गई थी उस पर आधारित है और यह भी कहा गया कि कोई एक्चुअल सर्वे इसके लिए नहीं किया गया था। कमीशन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को एक साथ मिला दिया। अब ये रिपोर्ट तरह तरह की मांगों पर बनी हुई थी और इस रिपोर्ट को पीएम जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया और बैकवर्ड कास्ट डिसाइड करने का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस तरह से ओबीसी का मामला केंद्र सरकार से हटकर स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जा गिरा। अब आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं कि इस टाइम तक ओबीसी की कोई भी एक पर्टिकुलर परिभाषा या डेफिनेशन नहीं बन पाई थी और अब राज्यों के पास ओबीसी की राजनीति पर खुलकर खेलने का मौका था और ऐसा हुआ भी।
ये सब ऐसे ही चलता रहा और इसी बीच 1977 में पहली बार देश में कांग्रेस से अलग जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसके 2 साल बाद 1979 में सरकार ने बैकवर्ड कास्ट को डिफाइन करने के लिए मंडल कमीशन बनाया। बीपी मंडल इस कमीशन के चीफ थे। 1 साल बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उन्होंने बताया कि देश में 3743 ओबीसी कास्ट हैं और ये इंडिया की टोटल आबादी का 43.7% है। खैर, ये रिपोर्ट भी बस्ते में चली गई। अब इसका अगला अध्याय शुरू होता है 1991 में, जब प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव सरकार ने मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में से 2 सिफारिशों को मान लिया और पहली बार देश में ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। लेकिन उनके इस कदम का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। इस विरोध की कई वजहें थी। इसके लिए हमें मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको देखना होगा। देखिए, मंडल कमीशन ने टोटल 40 सिफारिशें दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि बैकवर्ड कास्ट की पढ़ाई लिखाई और जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन है या गरीबी है, इसकी असली वजह जो कास्ट का स्ट्रक्चर है वो है। इसीलिए कमीशन ने ओबीसी कम्युनिटी के लिए 27% रिजर्वेशन मांगा। वीपी सिंह सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया और इस कदम से पूरे देश में बवाल मच गया। एक तबका बहुत खुश था और दूसरा तबका जो था वो बहुत ज्यादा नाराज था। मामले को कोर्ट में घसीटा गया, जहां पर कोर्ट ने रिजर्वेशन के हक में फैसला दिया और इस तरह से पहली बार देश में ओबीसी रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई। अब भले ही मंडल कमीशन को मानते हुए रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया हो, लेकिन यहां एक बात नोट करने वाली है। कहा जाता है कि मंडल कमीशन में अपनी कई दिक्कतें थी, जिन्हें सॉल्व किए बिना ही रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया। अपनी किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बैकवर्ड कास्ट में नीलम यादव ये कहती हैं कि मंडल कमीशन का डेटा जो कलेक्ट करने का तरीका था वो बहुत रैंडम था। उन्होंने अपने सर्वे में हर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 1 शहरी ब्लॉक और 2 गांवों को शामिल किया था। बाकी का उनका पूरा सर्वे 1931 के कास्ट सेंसस पर बेस्ड था। यही वजह है कि आज भी ओबीसी कैटेगरी के बारे में कंफ्यूजन है कि आखिर असली ओबीसी कौन है और किसको कितनी हिस्सेदारी दी जाए। तो समझे आप, अभी मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भी प्रॉब्लम वहीं पर है जहां पहले थी। हर बार एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम को फॉलो नहीं किया गया। ये बेसिक बात है सर्वे की। अब कितनी जातियां बैकवर्ड हैं उसे जानने के लिए एक एक्सटेंसिव सर्वे का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम ये जान पाएंगे कि जनसंख्या में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और तब जाकर ये तय हो पाएगा कि किसको कितना हक मिलना चाहिए। 2017 में इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने पूरी ओबीसी कम्युनिटी में से 2633 कास्ट निकाली और उनको उनके रिप्रेजेंटेशन के आधार पर बांटने की बात कही थी। इस लिस्ट में उन्होंने 4 अलग अलग तरह की कास्ट बनाई थी और कैसे कौन सी कास्ट कहाँ होगी उसको बताया था। अब 2024 में फिर से लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में जारी किया गया जो कास्ट सेंसस है वो फिर से ओबीसी को अपने हक में करने की कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में ये सवाल फिर से वहीं रह जाएंगे और फिर से ये मुद्दा, ये सवाल कब इनके जवाब मिलेंगे कोई नहीं जानता। आपको ओबीसी कास्ट पर ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।